एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। हाउ आर यू ऑल। तो आज का हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेबी क्या है, क्या इसका काम है, सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटीज़ अपनों ने पहले डिस्कस कर लिया। दो टाइप की सिक्योरिटी मेनली हो सकती है, शेयर्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें अपने पहले डिस्कस करके आए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच है। अगर आपको ऐसा कोई भी डिटेल देखनी हो तो प्लेलिस्ट में विजिट करके 5-5 मिनट की वीडियो होती है, आप जाके देख सकते हैं। तो देखो, अब सेबी का काम क्या है। ये जो भी शेयर मार्केट का काम होता है, सिक्योरिटीज़ वाला, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, इन सारों को कौन देखता है? अपना सेबी देखता है। इन पे निगरानी कौन रखता है कि भाई रूल्स बनाने, ऐसे तो हेरा फेरी हो सकती है मार्केट में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कौन बनाता है रूल्स उससे रिलेटेड? सेबी। तो अपनों को देखना है कि सेबी क्या है, कब बना, ये सारी चीज़ें। तो देखो, सबसे पहले 1988 में सेबी बनता है एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, यानी गवर्नमेंट ऑर्डर लाती है कि भाई हम ऐसा ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रहे हैं। फिर क्या होता है 1992 के अंदर इसके लिए एक सेपरेट सिक्योरिटी एक्सचेंज एक्ट आ जाता है 1992 का। उससे क्या होता है, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, अगर कोई एक्ट में आ जाती है बॉडी तो वो क्या बन जाती है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाती है। तो ये बाद में 1992 में एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अब देखो कि सेबी में कौन कौन मेंबर्स है। एक होगा इसका चेयरमैन, एक होगा ऑफिसर आरबीआई के द्वारा अपॉइंट किया हुआ, दो ऑफिशियल होंगे यूनियन गवर्नमेंट से। कौन कौन से? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से होगा एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, कॉरपोरेट अफेयर्स से होगा। सॉरी, कॉमर्स नहीं है, याद रखना। कॉरपोरेट अफेयर्स यानी कंपनी के अफेयर्स, ऐसे याद रख लेना। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो आएगी। और 5 और मेंबर होंगे जिनको कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करेगी। यानी कि एक चेयरमैन हो गया, एक आरबीआई का ऑफिसर हो गया, 2 ऑफिशियल यूनियन गवर्नमेंट के हो गए, और 5 ऐसे होंगे जिनको यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। फिर मैक्सिमम इसका टेन्योर कितना हो सकता है चेयरमैन का? 5 साल तक मैक्सिमम टाइम पीरियड हो सकता है। हालांकि अपने क्या फॉलो करते हैं, 3-3 साल का ही टाइम पीरियड, 3 साल के बाद में हटा दिया जाता है और रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है एज ए चेयरमैन, अगर आप चाहो। उसके बाद में अपने देखते हैं कि अब सेबी रेगुलेट किन किन चीज़ों को करेगा, किन किन चीज़ों को रेगुलेट करेगा सेबी। पहला रेगुलेट करेगा प्रोसेसेस को। प्रोसेस मतलब कि सिक्योरिटी कैसे इशू हुई, बॉन्ड है, सिक्योरिटी शेयर है, आईपीओ है। आईपीओ के बारे में भी सेपरेट वीडियो बनी हुई है। ईटीएफ है, रीट है, इनवाइट है, इनके बारे में भी सेपरेट वीडियो बनी है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड नाम से, आप देख सकते हो। उसके बाद में इन सब चीज़ों को देख लो अब कि बॉन्ड, शेयर, इनवाइट, रीट सबको रेगुलेट करता है आपका सेबी। उसके बाद में प्लेसेस को कौन कौन से को रेगुलेट करता है सेबी? डिपॉजिटरीज, यानी कि जहां अपनों इलेक्ट्रिक फॉर्म के अंदर शेयर्स, बॉन्ड्स, ये सब सिक्योरिटीज रख रखी है ना इलेक्ट्रॉनिकली, तो उसको बोला डिपॉजिटरी। एक डब्बा मान लो इलेक्ट्रॉनिकली, उसमें सारी चीज़ें अपनों ने रख रखी है अपनी। स्टॉक एक्सचेंज को बीएसई हो गया, एनएसई हो गया, या फिर कमोडिटी एक्सचेंज जहाँ सामान बेचा जाता है, खरीदा या बेचा जाता है। तो अब ये कमोडिटी एक्सचेंज भी याद रखना। इन सारी चीज़ों को कौन रेगुलेट करता है? आपका सेबी ही रेगुलेट करता है। और पर्सनस को देखें तो किन किन पर्सन को सेबी रेगुलेट कर सकता है? इन्वेस्टर, जिन्होंने शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट किया है, ब्रोकर्स हो गए, फंड मैनेजर्स हो गए, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के जो भी, और इसमें चेयरमैन्स वगैरह जो भी हो गए आपके, इन सारों को देख सकता है। अपॉइंटमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकता है बहुत बार। और ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम्स होती है बहुत सारी, ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम जिसका 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का कैपिटल है, उसको भी सेबी रेगुलेट कर सकता है। अब देखो, सेबी है, इसके खिलाफ भी कहीं शिकायत की जा सकती होगी कि भाई ये भी तो ह्यूमनली बॉडी है, कि ह्यूमन बैठा है यहाँ पे भी चेयरमैन, तो क्या हो सकता है कि इससे भी गलती हो सकती है या कुछ भी एरर आ सकता है। तो आपको अपील करनी हो तो कहाँ करोगे आप? सेबी अपीलिएट ट्रिब्यूनल में आप करोगे, सेट के अंदर। और सेट के खिलाफ कहाँ करोगे? सुप्रीम कोर्ट में सीधा अपील करोगे आप। और क्या है, कुछ सेट जो है, ये जो कुछ सेट होते हैं ना, वो अपील देख सकते हैं IRDI और PFRDA के, ऐसे भी कोई अपील देख सकते हैं। कुछ अपील्स IRDA और PFRDA की सेट में भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे कहीं आ जाए स्टेटमेंट कि भाई ये वाला इंश्योरेंस का ये वाली चीज़ है, इसकी कंप्लेंट सेट के पास जाएगी अपील, तो जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारी एग्जाम्पल्स है ऐसे।
फिर सेबी के कुछ प्लेटफॉर्म्स है जिनका नाम पता होना चाहिए कि स्कोर्स है, कि ये किसका है, क्या काम है इसका। तो ये सेबी का है। स्कोर्स ऑनलाइन पोर्टल है, किसके लिए? इन्वेस्टर की कंप्लेंट सुनने के लिए कि भाई शेयर से रिलेटेड या कुछ भी इसको कंप्लेंट हो गई, अपने डीमेट अकाउंट से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो इसमें यहाँ स्कोर्स में अपील करी जा सकती है। वैसे ही आपका एक स्मार्ट्स, ये भी क्या है? इन्वेस्टर को एजुकेशन प्रोवाइड करना कि भाई फाइनेंशियल मार्केट ऐसे ऐसे चलता है और आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ऐसी सारी चीज़ों के लिए स्मार्ट्स बना हुआ है। और सारथी ऐप है, ये भी इन्वेस्टर की अवेयरनेस के लिए ही बना हुआ है। तो ये भी आपको देख के रखना है कि ये सारे स्मार्ट, स्कोर, सारथी किसके हैं? सेबी के ही हैं। अब देखो 2025 के अंदर एक बिल आया, सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल ही है, अभी एक्ट नहीं बना। तो इसके अंदर कुछ प्रोविज़न आए हैं जो अपना को याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ थोड़ा बहुत। एक तो क्या करेंगे, ये बहुत सारे सेबी के 3 अलग अलग कानून बने हुए हैं सेबी के, कि मतलब सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड 3 कानून बने हुए हैं जहाँ जहाँ सिक्योरिटीज़ गवर्न होती है कि भाई इस एक्ट के तहत ये लिखा है, इसके तहत ये लिखा है। तो क्या प्लान है कि इन तीनों को एक सिंगल कानून में लाने का प्लान है। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन है 1956 के, सेबी एक्ट है 1992 का, और डिपॉजिटरी एक्ट है 1996 का। क्या करना है, इन सारों को एक सिंगल लॉ के अंदर लाना है, ये 2025 के बिल में कहा है। दूसरा क्या प्रोविज़न कहा है 2025 के बिल में? ये कहा है कि जो 5 अपॉइंट कर रहा था यूनियन गवर्नमेंट अलग से मेंबर्स, उसको क्या कर दो आप 5 से 11 कर दो। ऊपर अपने जो देख के आए थे ना कॉम्पोजिशन, उसमें 5 अलग से यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही थी, उनको 11 कर दो, ये कह रहा है बिल। उसके बाद में ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले रूल्स स्ट्रिक्टर कर दो कि भाई ऐसा कोई आपका जानकार है तो उसको चेयरमैन के रूप में नहीं बिठाना, कि उसका बिठा भी दिया तो वो मैटर उससे छीन लो। जैसे मधावी भुज वाले में उसके हस्बैंड का और ऐसे कोई फर्म कंपनी थी, उसका कोई ऐसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया था, तो उसके लिए रूल स्ट्रिक्ट कर दिए हैं इन्होंने कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, कि ऐसा कुछ है पहले से ही तो आप बता दीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिए कि ये मेरा जानकार है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, तो आगे से ध्यान रखिएगा या जो भी चीज़ें मेंटेन करनी होगी उनको। और एक सेबी का ओम्बुड्समैन हो खुद का। अभी तक आरबीआई का ओम्बुड्समैन है, कि ओम्बुड्समैन मतलब वहाँ अपने जाके क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं कि भाई मेरा पैसा बैंक में था और बैंक वाला फ्रॉड कर दिया या जो भी हो गया, तो अपने आरबीआई के लिए बैंक में कंप्लेंट कर सकते हैं, तो वो आपको पैसे वापस दिलवाने में मदद करेगा। वैसे ही सेबी का भी एक क्या होना चाहिए, ओम्बुड्समैन की जहाँ जाके अपने शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद में माइनर ऑफेंसेस जो भी होंगे ना, पहले क्या होता था, जन विश्वास बिल भी आप याद रखना, इससे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ सकते हो। तो इन माइनर ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करने की बात करी गई है 2025 वाले बिल के अंदर, और जन विश्वास आप अलग से पढ़ सकते हो, जन विश्वास बिल 2025 का ही आया हुआ है। तो बहुत सारे ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनमें छोटी मोटी सज़ा दी जा सकती है, जैसे कि पेनल्टी लगा दी, फाइन लगा दिया, तो उसको और ज़्यादा बढ़ाना नहीं है कि भाई जेल में बिठा दिया इतनी सी चीज़ के लिए, तो माइनर ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। अब आपका जो इकोनॉमिक सर्वे है 2025 का, ये कहता है कि आपका इंडिया का कैपिटल मार्केट जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, शेयर्स मार्केट पर्टिकुलरली ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और ये याद रख, इंडिया की रैंकिंग तो 25 में क्वेश्चन आया था, हांगकॉन्ग को सरपास कर दिया, ये तो हो गया। और ये याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बॉन्ड मार्केट है ना आपका, वो इतना अच्छा नहीं है, इतना क्या शेयर मार्केट के मुकाबले तो बहुत कमज़ोर है। आपका शेयर मार्केट तो अच्छा ग्रो हो रहा है, पर बॉन्ड मार्केट इतना अच्छा नहीं चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और 60% जो बॉन्ड्स है ना, वो कौन इशू करता है? बैंक्स या NBFCs इशू करती है, क्योंकि कंपनीज़ के इतने लोग खरीदते नहीं है जितने बैंक्स और NBFCs के खरीद लेते हैं। तो ये भी पता होगी, जो 100 में से 60% जो बॉन्ड्स है वो कौन इशू करता है? बैंक और NBFC। आपको लगेगा कि कंपनीज इशू करती है, तो नहीं, ये NBFC और बैंक्स ज़्यादा इशू करते हैं। ऐसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, लेकिन ये दोनों आपको याद रखना है। फिर एक आपका विंडो है, स्वागत FI विंडो। अब इसमें क्या होता है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है बाहर से इंडिया के अंदर आके इंडिया की शेयर मार्केट में 10% तक की जब ऑनरशिप लेता है, या फिर 10% तक का इशू करता है शेयर्स, जो भी है उस खरीदता है, इशू नहीं, खरीदता है शेयर मार्केट से, या फिर अपनी ऑनरशिप दिखाता है 10% तक की, तो उसको FPI कहते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। FDI 10% से जब ज़्यादा हो, तो ये FPI के लिए क्या है कि पहले FPI के थ्रू जो भी लोग आते थे ना, उनके लिए यही था कि भाई आपका एक बार आपने FPI में रजिस्टर कर लिया शेयर मार्केट में आके में FPI ने, तो वो 3-4 साल तक वैलिड है। अब इस टाइम पीरियड को स्वागत FI विंडो के अंदर 10 साल कर दिया है कि भाई कुछ ऐसे
FPIs जिनका रिस्क कम है इंडिया के शेयर मार्केट में कि नहीं भागेंगे ये जल्दी से, तो उनको 10 साल तक का टाइम पीरियड दे दिया कि भाई आप बिना रजिस्ट्रेशन, मतलब एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया फिर 10 साल तक आप यहाँ रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्वागत FI विंडो भी इससे रिलेटेड है शेयर मार्केट में। इनका टाइम पीरियड बढ़ा दिया है रजिस्ट्रेशन का कि आपको 10 साल तक आप रुक सकते हो एक बार रजिस्टर करवा के उसके बाद में। तो ये आपका था स्वागत FI विंडो और सेबी के बारे में जितनी भी नई इन्फॉर्मेशन थी वो अपनों ने गैदर कर ली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।